गरीब बहू के जादुई प्याज पराठे। अरे बहू, तूने अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया? माँ जी, रसोई में प्याज के अलावा कुछ भी नहीं रखा, सब राशन खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा आटा रखा है। आजकल तो मुंशीलाल भी हमें पैसे नहीं दे रहा, केवल काम करवाता जा रहा है और पैसे की बारी पर उड़न छू हो जाता है। अगर इसी तरह रहा तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, जब तक चल रहा है चलता रहने दीजिए। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं अपने कान के कुंडल बेचकर घर का राशन ले आऊंगी। पूर्वी ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है, जहाँ वह प्याज और आटे को देखकर थोड़ी देर सोचती है। फिर वो प्याज को बारीकी से काटती और आटा गूंथकर प्याज के पराठे बनाने लगती है, जिन्हें वह बनाकर अपने परिवार को खिलाती है। जब तक राशन नहीं है तब तक प्याज के पराठे ही खा लीजिए। जैसे ही शकुंतला, मनोहर और विनय प्याज के पराठे खाने लगते हैं, वैसे ही वह प्याज के पराठे खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह पूर्वी, तुम्हें तो बहुत स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाने आते हैं। अरे इनके अंदर तो सच में बहुत अच्छा स्वाद है। आज तक ऐसे प्याज के पराठे मैंने कभी नहीं खाए। अरे बहू, जब तेरे हाथों में इतना टैलेंट है तो क्यों ना तू एक ढाबा ही खोल ले। लेकिन माँ जी, ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जिन कान के कुंडलों को बेचकर तू घर का राशन लेकर आने वाली थी, उन्हें बेचकर तू अपने लिए एक प्याज के पराठे का ढाबा खोल ले। और फिर अपना काम खोलने में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर काम नहीं भी चला तो कोई बात नहीं, मुंशीलाल से पैसे लेकर मैं घर का राशन डलवा दूंगी। अपनी सास की ये बात सुनकर पूर्वी थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद वह प्याज के पराठे का ढाबा खोलने का फैसला ले लेती है और अगले ही दिन अपने कानों के कुंडल बेचकर उनसे ढेर सारा आटा और मार्केट से प्याज खरीद लेती है और एक जगह ढूंढकर वहां अपने ढाबे के लिए टेंट लगा देती है। ओ भाई साहब, आओ प्याज के पराठे खाओ, ऐसे प्याज के पराठे कहीं नहीं खाए होंगे। तभी वहां से कुछ औरतें गुजरती हुई पूर्वी को देखकर कहती हैं, हे भगवान, कितनी कल्लो मैया है ये, इसके काले हाथों से कौन ही भला पराठे खाएगा। अच्छी छी छी छी, मैं तो इस औरत के हाथ का जिंदगी में कभी भी ना खाऊं। कितने काले और गंदे हाथ हैं, और फिर इसके नाखूनों में भी बहुत गंद होगा। पूर्वी ये सब सुन लेती है, जिसके चलते उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो 1 रुपया भी कमा नहीं पाती और इसी के चलते उसे अपने काले रंग और अपनी किस्मत को लेकर रोना आ जाता है। हे भगवान, एक तो तूने मुझे गरीब बनाया, ऊपर से जब मैंने अपनी परेशानियों को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढा तो उसमें लोग मेरे काम को नहीं बल्कि मेरे रंग को देख रहे हैं। इससे अच्छा होता कि मैं इस दुनिया में पैदा ही ना होती। रोते हुए पूर्वी की नजर एक मंदिर के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर कई सारे छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे बैठे होते हैं। ये सारा सामान खराब हो जाएगा, इससे तो इन बेचारे बच्चों को ही बांट देती हूँ। पूर्वी ऐसा सोचकर मंदिर के पास बैठे हुए सभी गरीब बच्चों को प्याज के पराठे बांट देती है, जिसके बाद वह अपना ढाबा बंद करके वापस घर जा रही होती है। लेकिन तभी एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी उसके पास आता है और उससे खाना मांगता है। भगवान की दुआ से 2 रोटी खिला दो बेटी, बहुत भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है कई दिनों से। उस बुजुर्ग आदमी की हालत देखकर पूर्वी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से प्याज के पराठे बनाकर खिलाती है। प्याज के पराठे खाते ही वो बुजुर्ग आदमी एक देवता में बदल जाता है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के उन बच्चों की मदद की, और फिर जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया तो तुमने बिना आलस किए मेरे लिए प्याज के पराठे बनाए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद जब तुम प्याज के पराठे बनाकर लोगों को खिलाओगी तो उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम इस काम में तरक्की करोगे। तथास्तु। ऐसा कहकर वो वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बारे में पूर्वी पूरी रात भर सोचती रह जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से वो अपना ढाबा खोलने पहुंच जाती है, जहां पर प्याज के पराठे वो बनाती है। प्याज के पराठे बनाते बनाते पूर्वी को भूख लगने लगती है और वो अपने हाथों के बनाए हुए प्याज के पराठे खा लेती है। तभी अचानक से पूर्वी का काला रंग बहुत गोरा हो जाता है और पूर्वी बहुत सुंदर लगने लगती है। अरे ये क्या, प्याज का पराठा खाते ही मेरी काया पलट गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहां पर एक बहुत परेशान और काली लड़की आती है, जो भूखी प्यासी होती है। वह पूर्वी के प्याज के पराठे मांगती है। दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं 3 दिन से अपने घर से भागी हुई हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो दीदी। शगुन की हालत देखकर पूर्वी को उसके ऊपर और ज्यादा तरस आ जाता है। वो फौरन प्याज के पराठे बनाकर शगुन को दे देती है, जिसके बाद प्याज के पराठे खाते ही शगुन बहुत सुंदर और गोरी हो जाती है। ओह माय गॉड, क्या सच में ये मैं हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, मैं इतनी सुंदर कैसे हो सकती हूँ? ये सब आपके जादुई प्याज के पराठे का कमाल है।
आपने तो एक पराठा खिलाते ही मेरी काया पलट दी। मेरे घर वाले मुझसे बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि कोई मुझसे शादी के लिए मुझे पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए मैं घर से भाग गई थी। लेकिन अब मैं अपने घर आराम से जा सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शगुन पूर्वी का शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूर्वी को सारी बात समझ आ जाती है। ये सब देवता का ही किया धरा है। आज उनकी वजह से मैं किसी की मदद कर पाई हूँ। लगता है अब मैं जो पराठे बनाती हूँ वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई पराठे होते हैं, जिससे लोगों की परेशानियां ठीक हो जाती हैं। ऐसा सोचकर पूर्वी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ वही औरत जो पूर्वी के काले रंग की वजह से ढाबे के अंदर नहीं आई थी, वो उसे देखकर ढाबे के अंदर चली आती है। और तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? और ये प्याज के पराठे की खुशबू तो लाजवाब है। क्या हमें मिल सकते हैं प्याज के पराठे? पूर्वी अपने हाथों से उनके लिए प्याज के पराठे बनाकर उन्हें दे देती है, जिसके बाद ममता और लता दोनों की प्याज के पराठे खाते ही काया पलट जाती है। अरे वाह, देखो तो सही, मैं तो फिर से जवान हो गई हूँ। मैं तो पहले की तरह खूबसूरत दिख रही हूँ। अब मेरे चेहरे की झुर्रियां भी तो मिट गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं तुम्हारे इन जादुई प्याज के पराठे के बारे में अब पूरे गांव वालों को बता दूंगी, ताकि तुम्हारे यहाँ भीड़ लग जाए और तुम खूब पैसा कमा सको। जैसे गांव में दो औरतें होती हैं जो चिंगारी की तरह बातों को पूरे गांव में फैला देती हैं, ममता और लता का कुछ यही हाल होता है। वो दोनों मिलकर पूरे गांव में जादुई प्याज के पराठे के बारे में बात फैला देती हैं, जिसके बाद पूर्वी के प्याज के पराठे के ढाबे में बहुत लंबी लाइन लग जाती है। और सबसे ज्यादा वो लोग आते हैं जिन्हें अपनी कई सारी परेशानियों से बहुत दिक्कत होती है। मेरा एक पैर एक एक्सीडेंट में खराब हो गया था। क्या ये जादुई प्याज के पराठे खाने से मेरा पैर ठीक हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। जैसे ही प्रमोद प्याज का पराठा खाता है, उसका पैर पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ मजबूत हो जाता है। ये देखकर प्रमोद अपने पैरों से उछल कूद करता है और बहुत खुश होता है। इसी प्रकार एक के बाद एक हर कोई प्याज के पराठे खाता है और अपनी परेशानी को उड़न छू कर देता है, जिसके चलते पूर्वी भी अच्छा खासा पैसा कमा लेती है और इसी के चलते उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मेरी प्यारी बहू, अपनी मेहनत और अपनी लगन से तूने हमारी सभी परेशानियों को खत्म कर दिया। कल से मैं भी तुम्हारे साथ प्याज के पराठे बनाकर बेचा करूंगा, जिससे तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाया करेगी। अरे तुम ही नहीं, बल्कि हम सब हमारी बहू की मदद करेंगे। उस दिन के बाद से पूर्वी का पूरा ससुराल उसकी मदद करने में लग जाता है। वो सभी मिलकर प्याज के पराठे बेचते हैं और लोगों की मदद करते हैं, जिसके चलते लोग उन्हें अच्छे खासे पैसे देकर जाते हैं और इसी के चलते अब पूर्वी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नारायण स्वभाव का बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसने अपने बचपन के दोस्त केतन की बेटी को अपने बेटे ऋतिक की पत्नी के रूप में सालों पहले चुन लिया था। अब शादी का समय था, जिससे उसकी पत्नी कोकिला ऐतराज जता रही थी। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपके दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। अरे देखिए तो सही, वो कितने गरीब है, हमारे जितने भी नहीं है। कहाँ मेरा बेटा पढ़ा लिखा, होनहार, अच्छी नौकरी वाला, मैं उस गवार को अपनी बहू नहीं बना सकती हूँ। कोकिला, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने बहुत सालों पहले अपने दोस्त केतन को अपनी जुबान दी थी और मैं उससे मुकर नहीं सकता, और शादी होकर ही रहेगी। इसी हफ्ते पंडित जी से मैंने मुहूर्त भी ले लिया है। अब मेरा फैसला बदलना नहीं चाहिए। इतना कहकर नारायण वहां से चला जाता है। वहीं कोकिला की तरह उसके बेटे ऋतिक को भी इस शादी से ऐतराज था, पर ना चाहते हुए भी ऋतिक की सौम्या से शादी हो जाती है। शादी की रात जब सौम्या शर्माकर ऋतिक को दूध का ग्लास देती है तो ऋतिक उस ग्लास को फेंक देता है। देखो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबरदस्ती शादी हुई है हमारी, और मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मैं अपने काम सारे खुद कर लूंगा। मेरे पापा ने बचपन में हमारा रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ऐश्वर्या, जिसे मैं प्यार करता हूँ, समझी तुम? अगर ऐसा ही था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मना कर देते ना। अब मैं ऐसे कैसे जीऊंगी जहाँ मेरा पति मेरे साथ ही नहीं है। जैसे मैंने जबरदस्ती शादी की है, तुम भी जबरदस्ती रहो इस रिश्ते में। और हाँ, मेरे बेड पर आने की जरूरत नहीं है। उस रात सौम्या के सारे सपने टूट जाते हैं। सौम्या जमीन पर सो जाती है। अगले दिन वो जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेती, जिस बात से नारायण बहुत खुश होता है। अरे वाह बहू, तुमने तो बड़ी जल्दी काम कर लिया। जीती रहो, सदा खुश रहो। माँ जी आ गई आप। प्रणाम। आप जल्दी आ जाइए, मैंने नाश्ता लगा दिया है। तू तो मुझसे दूर ही रह, गरीब की बेटी। पता नहीं कहाँ से मेरे खानदान में आ गई बहू बनकर। लायक नहीं है तू हमारे। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है जो मेरे पति ने तुझे अपने घर की बहू बनवा दिया। माँ जी, आप भी उनकी तरह कह रही है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? क्या पापा जी गरीब होना पाप है? नहीं बहू, नहीं,
ऐसा नहीं सोचते। भले ही तेरी सास और तेरे पति अभी कदर नहीं कर रहे, लेकिन आगे चलकर जरूर करेंगे। अगर कोई भी बात हो तो मुझे अपना पिता समझकर कह देना। वक्त गुजरता है। एक दिन नशे की धुत में ऋतिक सौम्या को अपनी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या समझकर उसे पत्नी का दर्जा दे देता है, लेकिन ऐसा कुछ याद नहीं था उसे। गुजरते समय के साथ कोकिला और ऋतिक उसे बहुत सुनाया करते थे। सौम्या अक्सर रोया करती थी, पर नारायण उसे दिलासा देता था कि एक दिन ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या से शादी कर उसे घर में ले आया, जिससे कोकिला बहुत खुश थी क्योंकि वो अमीर भी थी। अरे वाह, मेरी प्यारी बहू आ गई। इस गरीब बहू से तो अच्छी है। माँ जी, ये मेरे ही सामने मेरी सौतन लाए और आप इन्हें बढ़ावा दे रही हैं। क्यों, तुम्हें चुभ रहा है क्या? अब से ऐश्वर्या यहीं रहेगी। क्यों ऐश्वर्या? और मैं इस मनहूस को यहाँ नहीं देखना चाहती हूँ। इसे अभी के अभी घर से बाहर कर दो। ये गलत है, बहू कहीं नहीं जाएगी। क्या अगर आपने अब मेरे बच्चे की खुशी के आड़े आने की कोशिश की तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। इसके बाद सब में बहुत कहासुनी होती है। नारायण कुछ नहीं कह पाता और कोकिला सौम्या को घर से बेघर कर देती है, जिसके बाद वो भटकते भटकते बेहोश हो जाती है। तभी एक डॉक्टर उसकी हेल्प करता है तो बताता है कि वो गर्भवती है। ये बात सुनकर सौम्या की जान में जान आती है और वो अपने बच्चे के लिए संघर्ष करने लगती है। एक जंगल के पास जाकर कुटिया बनाती है, फिर चूल्हा बनाकर अपने खाने का इंतजाम करती है। सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने बच्चे का पेट पालने के लिए, उसका भविष्य अच्छा करने के लिए कोई काम करना होगा। क्या करूं? इतना कहकर वो भटकने लगती है तो उसे टमाटर का बगीचा दिखता है। सुनिए अंकल जी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे इस टमाटर के बगीचे में कोई काम दे देंगे। अच्छा, काम करोगी? ठीक है, तो बगीचे की अच्छे से रखवाली करनी होगी और मंडी में जाने के लिए जो बोरियां होंगी उसमें टमाटर भरने होंगे। और हाँ, जो खराब टमाटर होंगे उन्हें अलग फेंक देना। जी जी मालिक, बहुत अच्छे से काम करूंगी। उसके बाद सौम्या बेहद सावधानी और मेहनत से उस टमाटर के बगीचे में काम करने लगती है। खराब टमाटर को इकट्ठा करने पर वो अपने घर के बाहर मिट्टी में डाल देती है। ये ठीक रहेगा, इससे कुछ बर्बाद भी नहीं होगा और टमाटर रुक जाएंगे तो मैं इन्हें टमाटर से पराठे बनाकर बेचूंगी। मेरे बच्चे के लिए कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। इस तरह सौम्या उस टमाटर के बगीचे में सुबह से शाम तक मेहनत करती। 2 महीने बाद उसके घर के बाहर जो टमाटर उगते हैं उन्हें वो अच्छे से साफ करके आटे में मसालों के साथ एक टेबल पर पराठा बनाकर बेचने लगती है। और पहला पराठा वो अपने बगीचे के मालिक यशवर्धन को देती है, जो कि उसके काम से बहुत खुश था। आइए आइए, गर्मा गर्म टमाटर का पराठा खाइए, वो भी टमाटर की चटनी के साथ, सिर्फ 20 रुपए 20 रुपए। अरे, आप तो बहुत कम कीमत में बहुत अच्छा स्वादिष्ट टमाटर का पराठा बना रही हैं। जरा मुझे दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। बदलते वक्त के साथ सौम्या का टमाटर पराठा कम कीमत के कारण तेजी से बिकने लगता है। रोड पर आते जाते काम करने वाले व्यक्ति उसके पराठे हमेशा खाया करते थे। अब उसका 7वां महीना चल रहा था। तभी एक दिन यशवर्धन कहता है, बेटी, ऐसी हालत में अब कब तक काम करोगी? थोड़ा आराम कर लो, बाद में कर लेना। नहीं अंकल जी, मेरा बिजनेस जम गया है तो मैं अपने ग्राहक कम नहीं करना चाहती हूँ और जगह भी नहीं है, नहीं तो एक दुकान लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें रुकना नहीं है तो मैं 2 औरतें तुम्हारे साथ लगा देता हूँ। उन्हें पैसे मैं दूंगा, तुम्हारा हाथ बटाएंगे और एक ख्याल रखेंगे। जी अंकल, आप बिल्कुल मेरे पिता की तरह सोचते हैं। सौम्या एक बड़ी दुकान खोल लेती है जहां 2 औरतें उसका हाथ बटाती थी, पराठा बनाकर लोगों को परोसती थी। देखते ही देखते उसका बच्चा भी इस दुनिया में आ जाता है कि एक दिन उसके ससुराल वाले और अमीर सौतन उसके टमाटर के पराठे खाने रेस्टोरेंट में आते हैं। हाथ में बच्चा लिए जब वो ऑर्डर लेती है तो अपने ससुराल वालों को देखकर आंखें नम कर लेती है। पापा जी, आप? माँ जी? बेटी, तुम यहाँ कैसे और कैसी हो? और ये बच्चा? पापा जी, मेरा खुद का रेस्टोरेंट है और ये आपका पोता है। क्या सच में? मुझे तो देना। नारायण अपने पोते को गोद में लेकर बहुत खुश होता है। उस वक्त वो बहुत गरीब हो चुके थे। तभी ऋतिक कहता है, मेरा बेटा सौम्या, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। तुम्हारे जाने के बाद वैसे भी मुझे बिजनेस लॉस हो गया था। हाँ बहू, आ जा। अच्छा, आप तो मुझे पसंद नहीं करती हो, आप तो अपनी ऐश्वर्या बहू को पसंद करती हो। आपने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं आप सबकी जिंदगी में वापस लौट कर क्यों आऊं? मैं अपने बेटे और करियर के सहारे खुद जी लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। सॉरी पापा जी, मैं ये सब आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी या पोते से मिलना होगा, मैं आ जाऊंगी।
उस दिन ऋतिक और कोकिला को अपने किए कर्मों का चाटा लगता है। वो गरीब जिंदगी जीते हैं और सौम्या अपने टमाटर के पराठे के साथ हर जगह मशहूर हो जाती है। अपने बच्चे का लालन पालन खुद करती है। फिर उसकी जिंदगी में यश नाम का एक लड़का आता है जिसके साथ वो खुशी खुशी रहने लगती है।